हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने आपको होमवर्क दिया था। ऑफ कोर्स एनसीईआरटी जो 5.1 एक्सरसाइज थी उसमें तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई डाउट होगा। और जो मैंने आपको उसके अलावा 12 क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर्स आपके सामने बोर्ड पे है, आप यहां से नोट कर सकते हो। एंड इनफैक्ट इसमें से भी एक दो क्वेश्चंस होंगे जो मेरे हिसाब से आप लोगों के डाउट्स हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर दिस इज 9 में वो कहता है इफ 2x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q का होल क्यूब, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2x बाय p माइनस 3y बाय q इज इक्वल टू 4 इंटू पी स्क्वेयर माइनस क्यू। ये प्रूव करना था। अब देखो यहां पे ये सबसे पहले p प्लस आयोटा क्यू का होल क्यूब दिख रहा है, तो सबसे पहले जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें। दिस इज 2x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 2x माइनस 3y आयोटा इज इक्वल टू पी क्यूब। आयोटा क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा, तो ये आ गया माइनस क्यू क्यूब इंटू आयोटा। फिर उसके बाद ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया प्लस 3p स्क्वायर इंटू क्यू इंटू आयोटा। और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ध्यान से देखो आयोटा स्क्वायर बनेगा विच इज -1, तो ये आ गया माइनस 3p क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं राइट हैंड साइड में आयोटा वाली टर्म अलग और बिना आयोटा वाली अलग करूं तो क्या बना? p क्यूब माइनस 3p क्यू स्क्वायर एंड प्लस आयोटा टाइम्स माइनस की क्यू क्यूब प्लस 3p की p स्क्वायर क्यूब। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस b आयोटा, राइट हैंड साइड पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस d आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब रियल पार्ट equal to real part, that is this thing, and imaginary part is equal to imaginary part, that is this thing. Clear? अब यहां से ध्यान से देखो, जो प्रूव दैट करना है 2x अपॉन p 3y अपॉन q, ऐसी सी चीजें चाहिए। कैसे क्रिएट करें? अगर आप ध्यान से देखो तो क्योंकि मुझे 2x बाई p चाहिए और यहां से दिख रहा है कि p क्या आ रहा है? कॉमन। तो अगर मैं p कॉमन ले लूं और p से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ गया? 2x बाई p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर। एंड सिमिलरली यहां पे अगर आप ध्यान दें, भाई माइनस 3y है, मुझे चाहिए माइनस 3y अपॉन क्यू। ये माइनस भी है ना, और 3y अपॉन क्यू, तो क्योंकि 3y अपॉन क्यू चाहिए तो यहां से मैं एक काम करता हूं, q कॉमन ले लेता हूं, दिख रहा है, और q से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ गया माइनस 3y अपॉन क्यू is equal to this will become minus q square plus 3p square। अब ध्यान से देखो 2x by p की वैल्यू भी आ गई, माइनस 3y by q की वैल्यू भी आ गई, और जैसे मैं ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करता हूं, ध्यान से देखिए आपका प्रूव हो रहा है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फाइन, कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। इन फैक्ट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज फार एज योर स्कूल पेपर्स इज कंसर्न। इनफैक्ट एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन घूम फिर के बहुत सारे स्कूल पेपर्स में पूछते हैं, तो इसलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपका अटकने वाला था। वैसे सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए थे, जैसे 7th वाले में दिख रहा है 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा की होल पावर 100 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे तो बात बन जाएगी, और उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट के अंदर है उसको रैशनलाइज कर लो। सिमिलरली इनफैक्ट 8th क्वेश्चन में भी यही करना था। फिर उसके बाद 11th क्वेश्चन में भी इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो यही करना था, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको रैशनलाइज कर लो डिनोमिनेटर में, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो 12th क्वेश्चन है उसमें भी दिख रहा है कि क्योंकि राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में 1 है, तो इट मींस अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज कर दूं तो बात बन जाएगी।
एंड इनफैक्ट उसको 2 बार रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको लेक्चर में एक क्वेश्चन कराया था इररेशनल नंबर्स वाले में, पावर 1/4 वाला आया था ना, तो मैंने बताया था इसको कैसे रैशनलाइज करते हैं, तो इसको वैसे ही रैशनलाइज करके करोगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होएगा। इज इट ओके? सो दीज वर द डाउट्स फ्रॉम द होमवर्क। इसके अलावा जैसा मैंने पहले ही कहा, आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको डाउट आया हो। अब चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ें और अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, से z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, देन इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, z बार। ऊपर बार आ गया मतलब ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट आएगा किसके इक्वल, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। दिस इज हाउ वी राइट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब जब भी हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है, ध्यान से देखो, रियल पार्ट एज इट इज रहा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया। यहां पॉजिटिव था तो क्या बन गया, नेगेटिव। मींस जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखेंगे तो रियल पार्ट एज इट इज लिख देंगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 4 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा मेरे पास, कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी 7 - 4 आयोटा। रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया 5 आयोटा -3, अगर इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से गलती मत कर देना, कहीं आंसर लिख दो 5 आयोटा +3, रियल पार्ट का साइन एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, दैट्स वाई ये आ गया। अब यहां पे रियल पार्ट क्या है -3, तो -3 एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज, इसलिए ये आ गया -5 आयोटा। तो आंसर आएगा -3 - 5 आयोटा। या ऑफ कोर्स इसको अगर कोई लिख दे -5 आयोटा -3 तो भी ठीक है। इज इट ओके? इसके बाद सपोज हमारे पास आ गया -7 आयोटा +2, इसका कॉन्जुगेट लिखना है, क्या आएगा 7 आयोटा +2। इसके बाद अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो 7, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा सोचो। अब इसमें तो सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7 + 0 आयोटा। तो ध्यान से देखो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, ऑफ कोर्स 7 - 0 आयोटा मींस आंसर इज 7। जैसे सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 5 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, अगेन इसका रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 0 + 5 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या आएगा 0 - 5 आयोटा, तो ये क्या बन गया -5 आयोटा। सो इस वे में हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। चलो एक आप लिखो, सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा -√3। चलो सोचो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। अब कई तो कंफ्यूज हो रहे हैं, कईयों ने ठीक भी लिखे। अगर आप ध्यान से देखो, हमें a + b आयोटा का कॉन्जुगेट लिखना आता है, मतलब रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग हो तो हम कॉन्जुगेट इजीली लिख देंगे। तो इसमें ध्यान से देखो, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर अलग अलग करें तो क्या लिख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 - √3, ये बिना आयोटा वाली टर्म, तो ये क्या है रियल पार्ट, +3 आयोटा, तो ये क्या है इमेजिनरी। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखना है तो क्या आया 2 - 3 आयोटा -√3, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा 2 - √3, इमेजिनरी पार्ट का क्या हो जाएगा साइन चेंज। सो दिस विल गिव मी द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर? अब चलिए, आपने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो लिखना सीख लिया, बड़ी आसान सी चीज है मेरे ख्याल से। अब हम बात करते हैं
some properties of conjugate of a complex number. सबसे पहली प्रॉपर्टी, चलो सोचो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैंने उसका कॉन्जुगेट लिया और जो आंसर आया उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लिया, तो आंसर क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पहले मैंने कॉन्जुगेट लिया, फिर जो आंसर आया उसका फिर से कॉन्जुगेट ले लिया, तो सोचो आंसर क्या आया? द कॉम्प्लेक्स नंबर z इटसेल्फ। ये है पहली प्रॉपर्टी। मींस z कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट है वो क्या होगा? z। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारे पास भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, सपोज उसमें मैंने उसका कॉन्जुगेट ऐड कर दिया, तो सोचो आंसर क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया? उसी का कॉन्जुगेट। क्या है आंसर? ध्यान से सोचो, 2 times द रियल पार्ट ऑफ z। मतलब अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है? ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ z। सिमिलरली चलो सोचो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z में से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं उसी का कॉन्जुगेट, तो क्या आएगा? अब ऑफ कोर्स हर कोई आंसर देगा 2 times इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, विच इज इनकरेक्ट। क्यों? ध्यान से सोचो, जब मैंने z में से z कॉन्जुगेट सब्ट्रैक्ट किया तो 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z के साथ साथ और क्या बचा? आयोटा भी बचा, तो एक्चुअली आंसर आएगा 2 आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। आयोटा नहीं भूल जाना, ध्यान से ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और इस प्रॉपर्टी में तो ये बहुत बच्चे गड़बड़ करते हैं, आयोटा भूल ही जाते। सो z माइनस z कॉन्जुगेट इज 2 आयोटा टाइम्स द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z इज प्योरली रियल। z इज प्योरली रियल, व्हाट डज दिस इंप्लाइज? अगर z प्योरली रियल है तो हम क्या कह सकते हैं? सोचो, व्हाट कैन वी से? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, कईयों को क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ, कि अगर z प्योरली रियल है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट में क्या रिलेशनशिप हो? सोचो ध्यान से, अगर z एक प्योरली रियल नंबर है तो व्हाट कैन आई से अबाउट z कॉन्जुगेट? z कॉन्जुगेट इज गोइंग टू बी इक्वल टू z। समझ पा रहे हो प्रॉपर्टी? कि अगर z एक प्योरली रियल है, प्योरली रियल का मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाए? 0। प्योरली रियल तो वर्ड समझ आ रहा है मेरे ख्याल से। z इज प्योरली रियल मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 0। z इज प्योरली इमेजिनरी का क्या मतलब है? कि उसका रियल पार्ट क्या है? 0। ये ध्यान से दोनों वर्ड क्लियर होने चाहिए। z इज प्योरली रियल का मतलब इमेजिनरी पार्ट 0, एंड z इज प्योरली इमेजिनरी का मतलब रियल पार्ट इज 0। दोनों वर्ड्स का मीनिंग बताओ आपको। तो यहां पे मैंने आपसे पूछा कि z इज प्योरली रियल इंप्लाइज, मतलब अगर z एक प्योरली रियल नंबर है तो व्हाट कैन वी से अबाउट z कॉन्जुगेट? नजर आ रहा है z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? z। एंड इनफैक्ट अदर वे राउंड भी कह सकते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। मींस अगर z कॉन्जुगेट z के बराबर है तो हम कह सकते हैं z इज प्योरली रियल। मींस यहां पे ये साइन लगेगा डबल इंप्लीकेशन। इस डबल इंप्लीकेशन साइन का मतलब समझ आया? मतलब हम दोनों तरफ जा सकते हैं। मींस अगर z प्योरली रियल है तो हम कह सकते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, और अगर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है तो हम कह सकते हैं z इज प्योरली रियल। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z इज प्योरली इमेजिनरी। z इज प्योरली इमेजिनरी, व्हाट डज दिस इंप्लाई? सोचो, इस बार z कॉन्जुगेट किसके बराबर होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो दिख रहा है -z। अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो हम कह सकते हैं z कॉन्जुगेट किसके बराबर है? -z। एंड इनफैक्ट दिस प्रॉपर्टी इज अगेन डबल इंप्लीकेशन। मतलब अगर z प्योरली इमेजिनरी है तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z, और अगर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -z है तो हम कह सकते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2। मैंने इन दोनों को जोड़ा, ऐड कर दिया, और जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट ले लिया। ऑन द अदर हैंड मैंने पहले का कॉन्जुगेट ले लिया, दूसरे का कॉन्जुगेट ले लिया, और अब इन दोनों को जोड़ दिया। एक तरफ तो मैंने क्या किया, पहले दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, फिर जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट ले लिया। एंड ऑन द अदर हैंड पहले मैंने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट्स लिए और फिर उन दोनों को ऐड कर दिया। बोलो क्या ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी? द आंसर इज यस, ये दोनों चीजें इक्वल आएंगी। इसका मतलब Z1 प्लस Z2 का होल कॉन्जुगेट हम क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये ध्यान से, प्रॉपर्टीज सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने क्या लिखा भाई? कॉन्जुगेट ऑफ सम इक्वल टू सम ऑफ द कॉन्जुगेट्स। क्या बोला मैंने? कॉन्जुगेट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉन्जुगेट्स। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरली Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट। मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है, दिस इज Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। बिल्कुल इन्हीं लाइंस पे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कहां से आती है? एडिशन से ही तो आती है। तो अगर एडिशन में प्रॉपर्टी है तो सब्ट्रैक्शन में भी होगी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लूं और जो आंसर आया उसका कॉन्जुगेट ले लूं, या फिर ऑन द अदर हैंड मैं पहले Z1 का कॉन्जुगेट ले लूं फिर Z2 का कॉन्जुगेट ले लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं। ध्यान से देखो, क्या दोनों केसेस में आंसर इक्वल आएंगे? द आंसर इज यस। सो हम कह सकते हैं भाई कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स। यहां था कॉन्जुगेट ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्जुगेट्स, कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट्स। वैसे ही कॉन्जुगेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज Z1 अपॉन Z2 का होल कॉन्जुगेट। मींस कॉन्जुगेट ऑफ क्वोशिएंट, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 अपॉन Z2। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ये है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये है हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज रिलेटेड विद द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो वैसे तो इन प्रॉपर्टीज के बिना भी काम चल जाएगा, बट अगर ये प्रॉपर्टीज हमें याद हो तो हमारे क्वेश्चन स्लाइटली इजियर हो जाते हैं एज कंपेयर टू द कैलकुलेशन। कैसे? सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि चेक वेदर z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा होल अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस 2 आयोटा होल अपॉन 1 प्लस आयोटा इज प्योरली इमेजिनरी और नॉट। क्वेश्चन लिख लीजिएगा ध्यान से, चेक वेदर z इज इक्वल टू दिस इज प्योरली इमेजिनरी और नॉट। कैसे चेक? देखो प्योरली इमेजिनरी का मतलब मैंने अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो जाए? 0। सो हमने चेक करना है क्या इसका रियल पार्ट 0 है। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की बात करनी है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? x प्लस वाई टाइप, क्योंकि उसमें हम x को कहते हैं रियल पार्ट और y को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्योंकि अब यहां पे हमने चेक करना है कि क्या ये प्योरली इमेजिनरी है, मींस हमने चेक करना है क्या ये रियल पार्ट इसका 0 है। तो मींस अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई की फॉर्म में लिख लूं तो वी आर थ्रू। बट एज इट इज अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ध्यान से देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले एलसीएम भी लेना, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट भी करना, मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना, सब कुछ करना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। और फिर उसका रैशनलाइज भी हो सकता है, करना पड़ जाए, तो ऐसे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेंथी लग रहा है।
उसकी बजाय अगर आप ध्यान से देखो कि ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे बना हुआ है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये अपने आप में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो z कॉम्प्लेक्स नंबर बना है वो कैसे बना है, इन दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस z1 माइनस z। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है ये प्योरली इमेजिनरी है या नहीं। अभी प्योरली इमेजिनरी से रिलेटेड मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हम क्या कह सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कि उसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होना चाहिए, नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने पढ़ा था अभी भी। z इज प्योरली इमेजिनरी, डबल इंप्लाइज, साइन ऑफ डबल इंप्लीकेशन आया था ना, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z। इसका मतलब अगर मैंने इसको चेक करना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है या नहीं तो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। मीन्स हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल लेते हैं, कॉन्जुगेट। अब अगर आप ध्यान दें z तो इसके बराबर है, तो z का अगर मैंने कॉन्जुगेट लिखना है तो ध्यान से देखो किसके बराबर होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट। मतलब z कॉन्जुगेट किसके बराबर हुआ, दिस माइनस दिस एंड ऑफ कोर्स इसका होल कॉन्जुगेट। बोलो लिख लें, देखो जैसे वो लिखा हुआ। एंड बाय यूजिंग अनदर प्रॉपर्टी हमें पता है कॉन्जुगेट ऑफ डिफरेंस तो किसके बराबर होता है, डिफरेंस ऑफ कॉन्जुगेट्स। मींस दिस इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट ऑफ दिस फर्स्ट दैट इज दिस माइनस कॉन्जुगेट ऑफ दिस सेकेंड विच इज दिस। अब अगर आप ध्यान से देखें फर्दर इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, अगर आप ध्यान दो अब इटसेल्फ यहां पे देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है और ये अपने आप में न्यूमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 आयोटा, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - आयोटा। तो ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है, कॉन्जुगेट ऑफ कोशेंट, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन z2। और कॉन्जुगेट ऑफ z1 अपॉन z2 क्या होता है, न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। सिमिलरली वही प्रॉपर्टी यहां लगाई तो ये आ गया न्यूमिनेटर का कॉन्जुगेट अपॉन डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। तो ये क्या बन गया, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा कॉन्जुगेट 3 - 2 आयोटा, 1 - आयोटा कॉन्जुगेट 1 + आयोटा, माइनस इसका कॉन्जुगेट 3 + 2 आयोटा अपॉन इसका कॉन्जुगेट 1 - आयोटा। अब ध्यान से देखो z कॉन्जुगेट आ गया इसके इक्वल। क्या मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू माइनस z, कैन आई से दैट दिस इज इक्वल टू माइनस z। देखो ध्यान से दिख रहा है, इसमें से जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं, ये वाला माइनस कॉमन लिया तो ध्यान से देखो यही तो बनेगा। इसका मतलब यहां पे z कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, माइनस z। सो वेदर दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, द आंसर इज यस। सो इस वे में हम प्रॉपर्टीज लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में मेरे ख्याल से लेंथ पे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अगर हम पहले वाले मेथड से करते जो मैं शुरू में बताता एलसीएम वगैरह लेने वाला, या इससे हमने किया तो लेंथ पे शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट एक चीज पे बहुत फर्क पड़ गया एंड दैट इज द कैलकुलेशन। इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं हुई, और अगर कैलकुलेशन हुई तो मतलब इसमें एरर प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो गई, क्योंकि जहां जितनी ज्यादा कैलकुलेशन उतनी ही एरर प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। और अगर यहां कैलकुलेशन नहीं हुई तो इसका मतलब एरर प्रोबेबिलिटी भी नहीं। गॉट इट? तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छे से समझ आया होगा, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज का यूज हम कैसे कैसे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। आपने कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया, अब बात करते हैं मॉडुलस के बारे में। सपोज अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है a + b आयोटा, देन इसका जो मॉडुलस है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे।
then its modulus is given by is equal to positive square root of a square plus b square. This is how we write modulus of a complex number. क्या बोला मैंने यहां पे? अगर z a प्लस बी आयोटा है तो मॉडुलस z किसके बराबर आ गया? ध्यान से देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. ध्यान से आयोटा ही है यहां पे सामने, आयोटा का स्क्वायर मत कर देना. किसका स्क्वायर? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. दिस विल गिव अस द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. जैसे सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 24 आयोटा. हमने इसका मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस z. तो मॉडुलस z क्या होगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज दिस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 24 का स्क्वायर. तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, 49 प्लस 576 इज 625 एंड 625 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 25. क्लियर? सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -7 आयोटा. अब हम यहां पे मॉड z लिखना चाहते हैं. क्या है? अगेन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर. अब यहां पे रियल पार्ट क्या है? 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट क्या है? ध्यान से देखो, -7, तो -7 का स्क्वायर. और ये ध्यान से देखो क्या आ गया? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 49. 0 प्लस 49 इज 49 और 49 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट 7. क्लियर? सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया x प्लस 2y आयोटा -1. हम निकालना चाहते हैं इस बार इसका मॉडुलस. क्या आएगा? अगेन रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. अब ध्यान से देखो, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट क्या हुआ? जो आयोटा के साथ लिखा वो इमेजिनरी पार्ट, जिसके साथ आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट. तो यहां पे आयोटा किस किस के साथ नहीं है? x -1. देखो ना x के साथ है ना -1 के साथ है. इसका मतलब रियल पार्ट क्या है यहां पे? x -1. तो x -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज 2y, तो 2y का स्क्वायर. सो मॉडुलस आ गया यहां पे रूट ऑफ, अगर इसको ओपन करना चाहते हो ओपन कर लो, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. तो ये आ गया मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. क्लियर? जैसे सपोज मेरे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर 7. अब मैं कहता हूं मॉड z निकालो. मॉड z क्या आएगा? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर. अब रियल पार्ट क्या है यहां पे? 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर. तो क्या आ गया? ध्यान से देखो, रूट 49 एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7. क्लियर? जैसे सपोज मेरे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर -7. अब मैं कहूं मॉडुलस निकालो इसका, तो मॉडुलस क्या आएगा? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज -7 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज 0 का स्क्वायर. क्या आ गया? ध्यान से देखो, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 49 विच इज अगेन 7. Clear? So in this way we can easily find modulus of a complex number. अब सपोज मैं आपको कह दूं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, तो उसका मॉडुलस क्या आएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a, तो उसका मॉडुलस क्या आएगा? अब ध्यान से देखो क्या आना चाहिए? दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखना है इसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. और इमेजिनरी पार्ट तो क्या है? 0. इसका मतलब मॉड ए एक्चुअली किसके बराबर आ गया? रूट ऑफ ए स्क्वायर. या फिर इनफैक्ट यहां से हम एक और चीज भी कह सकते हैं. अब क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, आयोटा वाली टर्म तो है ही नहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? प्योरली रियल, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट तो 0 है. इट मींस यहां से मुझे क्या पता लगा कि रूट ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर आएगा? मॉड ए. ये ध्यान से एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जिसका हम यूज करते हैं.
मीन्स इफ a is a purely real number, a is a purely real number, तो रूट ऑफ a स्क्वायर क्या आएगा, मॉड a के बराबर आएगा। ध्यान से अभी तक तो अगर आपको याद हो, हम जूनियर क्लास में क्या करते थे भाई, रूट ऑफ 7 स्क्वायर आया तो इसको हम क्या लिख लेते थे, 7, ऐसे लिखते थे ना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही एक्चुअली क्या होता है, मॉड ए। मतलब वॉट एवर बी दिस नंबर जिसका हमने स्क्वायर किया हुआ है, आंसर हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव ही आना है। अब आप कहोगे सर आपने पहले तो लगाया नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये चीज यहां भी आई थी, रूट ऑफ 7 स्क्वायर। अब यहां पे एक्चुअली हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, मॉड 7, बट क्योंकि 7 इटसेल्फ एक पॉजिटिव नंबर है और मॉडुलस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सेकंड चैप्टर में, तो अगर ये वाली इनपुट पॉजिटिव हो गई तो मॉड ओपन्स विद पॉजिटिव साइन, तो इसलिए अल्टीमेटली आंसर 7 ही आना। यहां भी अगर आप ध्यान दें इस वाले एग्जांपल में भी, क्योंकि a यहां पे कैसा नंबर था, देखो नेगेटिव नंबर, तो इसका जब मैंने मॉडुलस लिखा तो क्या आ गया, रूट ऑफ -7 का स्क्वायर, तो एक्चुअली ये क्या आ गया आंसर यहाँ पे, मॉड ऑफ -7 एक्चुअली ये आता आंसर। और मॉड ऑफ -7 क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज 7, तो फिर से आंसर 7 ही आता जो हमने ठीक लिखा। इज इट ओके? तो इसलिए ध्यान से जब भी ऐसी क्वांटिटी आएगी तो हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड ए। अब यहां पे हमने मॉड को वापस ओपन कर दिया क्योंकि हमें पता है कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। जैसे मॉड ऑफ -7 हमें पता है क्या होएगा, 7। अब बाई चांस अगर कहीं पे क्वेश्चन में आ गया रूट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर या फर्स्ट रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एक ही बात है, रूट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर या फिर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, एक ही मतलब होता है। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, ध्यान से साइन एक्स नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स। हाँ, अब अगर एडिशनली मुझे पता हो कि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, भाई क्वेश्चन में कोई कंडीशन गिवन है या कोई और कंडीशन है जिससे हमें ये पता लग रहा है कि x कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो अब हम इस मॉड को ओपन कर सकते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन x क्या होता है, पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन x। बट अगर ये चीज ना पता हो तो हमारा आंसर एक्चुअली क्या होगा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का मॉड ऑफ साइन एक्स। ये बहुत जगह आता है, ध्यान से गड़बड़ ना हो। जैसे सपोज मेरे पास आ गया रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर। अब रूट ऑफ x-1 का होल स्क्वायर तो क्या आएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान दो रूट ऑफ a स्क्वायर टाइप है तो क्या आएगा आंसर, मॉड ऑफ x-1, ना कि x-1। क्लियर? तो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जब भी रूट ऑफ a स्क्वायर जैसी चीज आए, रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बने, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा, मॉड ऑफ दैट क्वांटिटी जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आती यहीं से है, देखो ये जो हमने यहां पे लिखा मॉडुलस, उसी से हमें पता लगा कि एक्चुअली रूट ऑफ ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, मॉड ए। तो जब भी यहां पे एक ऐसे अननोन क्वांटिटी होगी, जैसे साइन एक्स मुझे नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे x-1 मुझे नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ दैट क्वांटिटी। क्लियर? बट ध्यान से ये चीज कहां पे लगी, जब a जो है वो कैसा नंबर था, प्योरली रियल। साइन एक्स भी मुझे पता होता है कैसा नंबर होता है, रियल नंबर। ऐसे ही x-1 भी कैसा नंबर ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक रियल नंबर। तो रियल नंबर के केस में हमेशा रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ आ गई ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ध्यान से देखो, चाहे मैं z का मॉडुलस ले लूं, चाहे मैं -z का मॉडुलस ले लूं, चाहे मैं z कॉन्जुगेट का मॉडुलस ले लूं, आंसर इन ऑल द 3 केसेस सेम आएगा। देखो ध्यान से, मतलब अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें कोई भी, या फिर उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर उसका कॉन्जुगेट ले लें, तीनों ही केसेस में अगर मैं मॉडुलस लूंगा तो मॉडुलस क्या आएगा, सेम आएगा। लेके देख लो, क्योंकि मॉडुलस में क्या आना है,
रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां भी वही, चाहे दोनों के साथ नेगेटिव भी होगा तो नेगेटिव क्या बन जाएगा स्क्वायर होने पे पॉजिटिव। यहां भी एक जगह पॉजिटिव एक जगह अगर नेगेटिव भी आ गया तो भी क्या बन जाएगा स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव। सो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कॉन्जुगेट। ये है पहली प्रॉपर्टी। क्लियर। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी, इफ z इज इक्वल टू 0, मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 के बराबर तो ध्यान से देखो उसका मॉड क्या है। उसका मॉड भी क्या है 0 तो है। अगर z 0 है तो ऑफकोर्स उसका मॉड डेफिनेटली क्या बनेगा 0। इज इट ओके? अच्छा, क्वेश्चन राइजेस, डज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू? सोचो, अब कईयों को तो कन्वर्स का मतलब ही नहीं समझ आता, जबकि करके आए हैं। जैसे आप जूनियर क्लास में करते थे पाइथागोरस एंड इट्स कन्वर्स, वही तो चीज है। अब मैं कह रहा हूं डज द कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट ट्रू, इसका कन्वर्स क्या बना? अब ये स्टेटमेंट है कि z इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज मॉड z इज इक्वल टू 0। इसका कन्वर्स क्या बनेगा? मॉड z इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज z इक्वल टू 0। अब सोचो ध्यान से, अगर मॉड z 0 है तो क्या हम कह सकते हैं z 0 होगा? आंसर लीजिए। और किसी केस में अगर आप ध्यान दो तो दिख रहा है z 0 आ ही नहीं पाएगा, तो इट मींस ये भी स्टेटमेंट कैसी है? डबल इंप्लीकेशन। मींस अगर z 0 है तो मॉडुलस 0 है, और अगर मॉडुलस 0 है तो ऑफ कोर्स z क्या होगा 0। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूं, करके देखो जरा जल्दी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो ध्यान से देखो आंसर क्या आ रहा है? मॉड z का स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर, इट्स कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस। तीनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका कॉन्जुगेट और उसका मॉडुलस। और प्रॉपर्टी क्या है? z इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके बराबर आ गया? मॉडुलस ऑफ z के स्क्वायर के बराबर। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत जगह यूज करते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, एक तरीका तो हुआ कि क्वेश्चन में कहीं भी z इंटू जेड कॉन्जुगेट आया तो उसको हम क्या लिख लेंगे? मॉड z का स्क्वायर। सीधी प्रॉपर्टी हम ऐसे यूज करें। या फिर हम इसको अदर वे राउंड भी यूज कर सकते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में कहीं भी लिखा है मॉड z का स्क्वायर तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? z इंटू जेड कॉन्जुगेट, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। मतलब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड आए और जरूरत पड़े तो राइट हैंड साइड लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आए और जरूरत पड़े तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज z इंटू जेड कॉन्जुगेट। दूसरा तरीका इसको यूज। एंड द थर्ड वे इज, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूं तो ये क्या आ गया? मॉड z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। मैं इसको इधर ले आया और z को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो क्या बन गया? यहां पे 1/z। देखो ये आ गया। इसका मतलब 1/z किसके बराबर है? यहां पे z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। एंड इफ यू रिमेंबर 1/z तो एक्चुअली क्या होता है? याद करो जरा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z। बोलो होता है कि नहीं? याद करो, मैंने बताया था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, बताया था कि नहीं? तो वही तो है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ z किसके बराबर होता है? 1/z। और 1/z किसके बराबर आ गया? z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास एक रिजल्ट इन ऑर्डर टू फाइंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हाँ, वैसे अगर आप ध्यान तो ये रिजल्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा के आया हूं, क्योंकि याद करो मैंने बताया था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आयोटा हो तो उसका जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वो क्या आता है? a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कराया था मैंने, देखो यार ध्यान से देखो, यही तो लिखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या बना? a माइनस बी आयोटा ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, यही तो है z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो वो जो क्वांटिटी आई थी जिसको मैंने वहां पे प्रूव किया था वो एक्चुअली यहां से भी सीधा प्रूव हो सकता। सो दिस इज अ रिजल्ट जो आपको याद होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट अपॉन मॉडुलस का स्क्वायर। क्लियर? तो ये है इस प्रॉपर्टी को यूज करने का तीसरा तरीका।
इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आपको पता होनी चाहिए। 2-3 तरीके में जैसे मर्जी यूज हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं और फिर मॉड ले लूं, या फिर ऑन द अदर हैंड पहले Z1 का मॉड ले लूं फिर Z2 का मॉड ले लूं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर ध्यान से देखो इन दोनों केस में फिर से क्या आएगा, जैसे कॉन्जुगेट्स में होता था ना, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, वही सेम चीज है। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, मींस यहां भी हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलाई, मॉडुलस का प्लूरल मॉडुलाई, सो मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलाई। क्लियर? बिल्कुल इसी वे में हम एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, दैट इज Z1 अपॉन Z2 का होल मॉडुलस। क्या लिख सकते हैं इसको? मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर ओवर मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? यहां भी वही है, मॉडुलस ऑफ कोशेंट इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ द मॉडुलाई। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2। अब अगर आपको याद हो तो मैंने अभी भी कॉन्जुगेट से पढ़ाया था, कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या बताया था मैंने? Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, बट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ये गलत है। इनफैक्ट यहां पे प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ द सॉरी मॉडुलस ऑफ द सम इज लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ देयर मॉडुलाई। इनफैक्ट ये जो प्रॉपर्टी है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट इसको मैं लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करूंगा आने वाले 2-4 लेक्चर्स के बाद कि क्यों यहां पे ये इनइक्वालिटी आती है और कैसे ये प्रूव होता है। अभी के लिए सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए कोई गलती मत करना प्लीज, कहीं मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 को लिख लो इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है कि सम में ये होती है मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी, बट ये कैसे आई, कहां से आई, ये सारी चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा लेटर ऑन। क्लियर? तो ये है आपके पास प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलिए इन प्रॉपर्टीज का हम क्वेश्चंस में यूज कैसे करते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, इफ x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा अपॉन 2c माइनस आयोटा, if this is equal to this, then prove that x square plus y square is equal to a square plus 1 over 4c square plus 1। मान लीजिए यार ये गिवन है, ये हमने प्रूव करना है। कैसे प्रूव? देखो ध्यान से सोचो, अगर आप देखें तो यहां पे मुझे एक चीज नजर आ रही है कि ये गिवन है, यहां पहुंचना है, तो यहां पे है x प्लस वाई आयोटा और यहां पे क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब x प्लस वाई आयोटा से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहां पे आता है? मैंने कहा ना क्वेश्चन से सॉल्यूशन जनरेट करो, क्वेश्चन आपको बताएगा कि मैंने कैसे सॉल्व होना है। समझना आपने, x प्लस वाई आयोटा है हमारे पास गिवन में, और जो प्रूव करना है उसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है। कहां पे आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? x प्लस वाई आयोटा से मॉडुलस में। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है भाई, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक तरह से, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसको हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे, हो जाएगा, वो तो करना सिखाया ना मैंने। तो इसको अब हम लिख, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इक्वल दिए हैं, क्योंकि मुझे इसका मॉडुलस चाहिए भाई, बड़ी सीधी सी चीज है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, क्या उनके मॉडुलस बराबर होंगे? अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके मॉडुलस बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो हम कह सकते हैं मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, a प्लस आयोटा ओवर 2c माइनस आयोटा।
अब मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई आयोटा क्या बना, रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल। राइट हैंड साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो वैसे तो हमें मॉडुलस लिखना आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, p प्लस आयोटा क्यू। अगर ये पूरा सर्कल्ड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो तो मॉडुलस लिख लेंगे। तो एक तो तरीका है कि हम इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में कराए थे, हम इसको p प्लस आयोटा क्यू की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बट वो थोड़ा लेंथी दिख रहा है। उसकी बजाय अगर आप ध्यान दो, न्यूमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2। और अभी अभी हमने देखा है किसके बराबर होता है, मॉडुलस ऑफ z1 ओवर मॉडुलस ऑफ z2 पता है, तो ये क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा ओवर मॉडुलस ऑफ 2c माइनस आयोटा। बोलो लिख लें। तो ये ध्यान से देखो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, a प्लस आयोटा, ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस क्या हुआ, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज दिस प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान से, आयोटा का स्क्वायर नहीं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में भी दिस ऑफ द फॉर्म p प्लस आयोटा क्यू, तो क्या आएगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे माइनस। तो ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखें, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ओवर रूट ऑफ 4c स्क्वायर प्लस 1। और अब दिख रहा है, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें कहीं भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो बोलो क्या करें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वेयरिंग करी, ध्यान से देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, ऊपर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ गया 4c स्क्वायर प्लस 1। बोलो आया कि नहीं, कंप्लीट्स द प्रूफ। सो इस वे में हम मॉडुलस की प्रॉपर्टीज यूज करके अपने क्वेश्चन को फास्ट वे में कर सकते हैं, एंड इनफैक्ट प्रॉपर्टी लगाने से हमारी कैलकुलेशन जो है वो देखो कितनी कम हो गई, और कैलकुलेशन कम हो गई तो मतलब एरर प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो गई बहुत ज्यादा। ये फायदा है प्रॉपर्टीज यूज करने का, और इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई। क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक सबको समझ आया, कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉडुलस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे यूज करते हैं। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब लिखिए क्वेश्चन, राइट डाउन इफ z1 is equal to 3 plus 4 iota and z2 is equal to 5 minus 12 iota, then find z1 minus z1 conjugate over z2 plus z2 conjugate। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया, आंसर आ गया 4 iota by 5। मेरे हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कैसे भाई, z1 पता है, z2 पता है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, z2 है z2 कॉन्जुगेट निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। बोलो ऐसे ही किया है, वैसे हम सीधा लिख सकते थे प्रॉपर्टीज की हेल्प से, z1 माइनस z1 कॉन्जुगेट, बोलो क्या होता है, दिस इज 2 iota टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 अपॉन z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट क्या होता है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ। एंड अगर आप ध्यान से देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है 4 एंड रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है 5। जैसे पुट किया, ध्यान से देखो, आंसर आ गया। सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन था। लिखिए नेक्स्ट, इफ z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, देन फाइंड मॉड z। अगेन वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाँ जी, कर लिया मेरे ख्याल से। अब मॉड z कैसे निकालें, हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिखना आता है, प्रोवाइडेड कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में हो, a प्लस बी आयोटा, तो मैं इसको a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। उसके लिए दिख रहा है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज वगैरह करना पड़ेगा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होएगा। उसकी बजाय अगर आप ध्यान दें, z अगर इसके बराबर है तो ये क्या लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू 1 ओवर z1 का क्यूब, ये भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उनके मॉडुलस भी बराबर होंगे, तो आई कैन से मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस। कैन आई से दिस थिंग। अब 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है,
नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर, एंड ऑफ कोर्स मॉडुलस ऑफ 1 तो क्या होगा 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ ये आ गया 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब, सॉरी 2 + आयोटा का होल क्यूब का मॉडुलस। बोलो ये यार, अब इसको फर्दर कैसे इवेल्युएट करें? अभी भी ये a + b आयोटा के फॉर्म में नहीं है, बट अगर आप ध्यान से देखें एक तरह से मेरे पास यहां पे लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ z1 क्यूब, ये लिखा। अच्छा ध्यान से सोचो, क्या मैं इसको लिख दूं मॉडुलस ऑफ z1 का होल क्यूब, मतलब जो क्यूब यहां लगा उसको यहां लगा दें? बिल्कुल लगा सकते हैं। सोचो कैसे, प्रॉपर्टीज यूज करके। देखो जरा, मॉडुलस ऑफ z1 क्यूब का क्या मतलब है? z1 × z1 × z1 का मॉडुलस, और ये एक तरह से है z1 × z2 × z3, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट। एंड एज यू ऑल नो मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलाई, दैट इज मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकंड इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड। तो क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z1 व्हिच इज मॉडुलस ऑफ z1 का होल। इट मींस इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा का होल क्यूब। एंड अब यहां से इस मॉडुलस का होल क्यूब करना है, तो पहले तो मॉडुलस निकाल लो। a + b आयोटा का मॉडुलस क्या होता है? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एंड ऑफ कोर्स इसका होल क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन 4 + 9 13, तो ये आ गया √13 का होल क्यूब, या इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 13 की पावर 3/। इज इट ओके? क्लियर? चलिए लिखिए नेक्स्ट। इफ z is equal to 3 - 4 iota over 6 + 8 iota, then find mod z। अगेन 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। कर लिया? देखें, अगर आप ध्यान दें z इसके बराबर है, हमने मॉडुलस निकालना है, तो फिर से पहला टारगेट तो हमें यही दिख रहा है कि अगर हम इस राइट हैंड साइड को कन्वर्ट कर लें इन द फॉर्म a + b आयोटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वो हम इजीली कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बट वो फिर से लेंथी दिख रहा है। उसकी बजाय अगर आप ध्यान दो, न्यूमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, सो z यहां पे किस टाइप का है? z1 अपॉन z2, और क्योंकि मुझे मॉडुलस चाहिए तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ऐसे लिख लें। बोलो चलेगा? मतलब ये आ गया एक तरह से मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस, एंड एज यू ऑल नो मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इज मॉडुलस ऑफ z1 ओवर मॉडुलस ऑफ z2। बोलो यही होता है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉडुलस ऑफ 3 - 4 आयोटा ओवर मॉडुलस ऑफ 6 + 8 आयोटा। अब ध्यान से देखो, 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस क्या आ गया? रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो क्या आ गया? 9 + 16 which is 25, √25 is 5, रूट ऑफ 36 + 64 रूट ऑफ 100 which is 10। तो आंसर क्या आ गया? 1/। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। इफ x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 4 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। अगेन 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कर लिया? देखें, अगर आप ध्यान से देखो x + y आयोटा इसके बराबर दिया हुआ है, और यहां से हमें x² + y² की वैल्यू निकालनी है। तो x + y आयोटा से x² + y² कहां पे आता है? मॉडुलस में। तो टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, तो मैं ये लिख लूं x + y आयोटा इज इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 4 आयोटा का होल मॉडुलस। बोलो चलेगा? तो ये आ गया रूट ऑफ x² + y² इज इक्वल। अब इसका मॉडुलस कैसे इवैल्यूएट करें? इतने 4 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तो तरीका है मैं इन चारों फैक्टर्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लूं, जैसे पहले इन दोनों को कर लिया, जो आंसर है उसको इससे कर लिया,
फिर जो आंसर है उसको इससे कर लिया और मल्टीप्लाई करके ये जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी है उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना और फिर उसका मॉडुलस हमें लिखना आता है, दैट इज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट वो दिख रहा है इतनी थी, मल्टीप्लीकेशन करेंगे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, मतलब एरर प्रोबेबिलिटी रियली हाई। क्या कोई बेटर वे हो सकता है? अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4, बोलो ये लिखा है। एंड एज यू ऑल नो मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मॉडुलाई। अब ये 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, सब पे काम करता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा इंटू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 4 आयोटा। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आ गया, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा, दिस इज रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा, रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। एंड नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मुझे रूट नहीं चाहिए तो मैंने स्क्वेयरिंग कर दिया। अब ध्यान से देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 रूट 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस 4 5 इंटू रूट ऑफ 10 इंटू रूट ऑफ 17 एंड ऑफ कोर्स होल स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर। तो क्या आ गया आंसर, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17। सो फ्रॉम हियर आंसर टर्न्स आउट टू बी 1700। क्लियर, गॉट इट? तो मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आया हमने कैसे सॉल्व करनी। चलिए अब बारी है आपके होमवर्क की। हाँ जी गाइस, तो ये है अब आपका होमवर्क। इसमें ऑफ कोर्स क्वेश्चन 19 है। ये 19 के साथ साथ एक क्वेश्चन और अभी बोर्ड पे आया नहीं, तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब मैं इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच इज इफ मॉडुलस ऑफ z, इफ मॉडुलस ऑफ z plus 3 over z minus 3 is equal to 1, then prove that z is purely imaginary. Z is purely imaginary. तो ये 20 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है, ये करके आइएगा। And of course, in the next class, we'll be discussing the doubts of these questions and we'll be moving further. Till then, bye-bye.